नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर्स पर लगभग 3 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। पश्चिम यूपी के इलाकों में किसानों के गुस्से का बीजेपी नेताओं को अब सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने सूबे के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। जी हां, योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ साथ उनके लिए कई सारी योजनाओं की भी सौगात दी है। राज्य की इस पहले पेपरलेस बजट में 27,598 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल करते हुए योगी सरकार ने सूबे की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। इस बार के बजट में सरकार ने हर वर्ग की दिक्कतों का संज्ञान लिया है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बकायदा 32 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करना, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पात्र छात्रों को टैबलेट मुहैया कराते हुए उन्हें फ्री में कोचिंग देना, श्रमिकों के लिए रोजगार योजना की शुरुआत करना, ये तमाम चीजें शामिल की गई है। लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर इस बजट पर सियासत करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस नहीं बल्कि यूजलेस बजट है। और आज करेंगे इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ चर्चा। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है आज इस बजट के पेश होने के बाद कि ये सबसे बड़ा बजट क्या 2022 का टारगेट होगा सेट? जी हाँ, क्योंकि हर कोई जान रहा है अंदर ही अंदर तमाम राजनीतिक दलों के दिल में फिलहाल मिशन 2022 ही छिपा हुआ है। और ऐसे में ये जो आखिरी बजट योगी सरकार का वो पूरी तरह से फोकस रहा कि कैसे चुनाव के मद्देनजर लोगों को टारगेट किया जा सके, 2022 को टारगेट किया जा सके। योगी का बजट पेपरलेस, विपक्ष को क्यों लगा यूजलेस? जी हाँ, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये पेपरलेस बजट नहीं बल्कि यूजलेस बजट है। और इसके अलावा बजट से यूपी का क्या होगा विकास, क्या जनता की पूरी होगी आस? तो आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत आज कौशिक साहब आप ही के साथ। उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट कैसा लगा आपको? 5.5 लाख करोड़ का ये बजट उत्तर प्रदेश को आगे किस दिशा में ले जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? और ये बजट जनता को समर्पित या फिर चुनाव को? देखो शिल्पा, कोई भी सरकार हो जब उसका अंतिम बजट होता है तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि वो समग्र बजट कहा जाता है, सारे वर्गों का ध्यान रखा जाता है। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा कि जो मेरा पहला बजट था 17-18 का वो किसानों के लिए समर्पित बजट था। दूसरा बजट उन्होंने बताया 18-19 का उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए समर्पित था। तीसरा बजट उन्होंने बताया कि मातृशक्ति के लिए। चौथा बताया उन्होंने युवाओं के लिए। और लास्ट वाला बजट उन्होंने बताया कि सारे वर्गों के लिए है। तो निश्चित तौर से सारी चीज़ें हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। छुटपुट तरीके से सारे लोगों को देने का प्रयास किया है। बहुत अधिक नहीं दिया है लेकिन कुछ न कुछ हर वर्ग को देने का प्रयास किया है। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे औद्योगिक की बात हो। 4 एयरपोर्ट आ रहे हैं, 16 मेडिकल कॉलेज की जहां बातें हुई है। यदि हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो 4 एक्सप्रेस वे हैं, गोरखपुर एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल, गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ये सारी चीज़ें उन्होंने रखने का प्रयास किया है। और विपक्ष की भूमिका रहती है बिल्कुल, और रहनी भी चाहिए कि सरकार यदि कोई बजट पेश करे तो कौन सी ऐसी चीज़ें छूट गई हैं, कौन सा ऐसा वर्ग है जिनको चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, तो सरकार को आईना दिखाने का काम करे। और हम दोपहर के बाद देख रहे हैं कि विपक्षी दलों जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल मैं उनसे सहमत भी हूँ। क्योंकि जब हम अखिलेश यादव सरकार का अंतिम बजट देखें या मायावती सरकार का अंतिम बजट देखें तो विपक्ष में रहते हुए इन दलों ने भी कहीं न कहीं आरोप लगाए थे और लगाने भी चाहिए। लेकिन इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी, तमाम राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास उनके रिएक्शन जानने से पहले, उनकी तर्क जानने से पहले मैं आपके पास इसीलिए आई कि आपका विश्लेषण फिलहाल क्या कहता है, जनता का विश्लेषण फिलहाल क्या कहता है, जनता को ये बजट कैसा लगा, उनकी तरफ से कैसे रिएक्शंस आई, धरातल पर जब ये बजट उतरेगा तो किस हद तक सार्थक साबित होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर मैं
बीजेपी के पास जाऊंगी, वो अपने तर्क रखेंगे। मैं विपक्ष के पास जाऊंगी, वो अपने तर्क रखते हुए नजर आएंगे, काटते नजर आएंगे। इस बजट की तारीफ तो हालांकि करेंगे नहीं, लेकिन इसमें तमाम खामियां जरूर निकाल देंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आई ताकि मैं समझ सकूं कि आखिरकार ये जो बजट रखा गया है वास्तव में जनता की कितनी भलाई इसके पीछे छिपी है। नहीं देखो, मैंने फिर कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि सारे वर्गों को समायोजित करने का प्रयास किया। अब जैसे किसानों की हम बात करें, किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, किसानों को खुश करने का प्रयास भी किया है, लेकिन मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर से मैं समीक्षा करूं तो किसानों को बहुत ज़्यादा नहीं मिला। अब जैसे 400 करोड़ उन्होंने लोन के लिए रखा है, जहाँ इनके यहाँ 3 करोड़ के आसपास किसान हों जो बिल्कुल रजिस्टर्ड हों, जहाँ 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने सम्मान निधि का लाभ लिया हो, यदि हम 400 करोड़ उनमें बांटेंगे तो कितना, मेरी समझ में नहीं है कितना किसान ले पाएगा उस ऋण को। जहां सरकार ने आते आते घोषणा की थी कि हम 1 लाख से कम का ऋण माफ करेंगे, उसमें से किसी के 1 रुपया भी था, किसी के 5 रुपए, किसी के 10 पैसे भी थे, उसमें 36,000 करोड़ के आसपास माफ हो गया। तो जहां 3 करोड़ के आसपास किसान हैं, उसमें से 400 करोड़ का कोई मतलब नहीं। और वही सरकार जहां 700 करोड़ पानी के लिए दे रही हो, पानी माफी के लिए दे रही हो, जहां पानी का देंगे, वहां 400 करोड़ ऋण के लिए मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जहां 15,000 सोलर पंप देने की बातें कही गई हैं, ब्लॉक कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना के लिए 100 करोड़ की बात दी गई है। अब 100, आप ब्लॉक देख लीजिए कितने, 500 से ज़्यादा तो ब्लॉक हैं इस प्रदेश में। कितना बजट एक ब्लॉक के लिए मिलेगा? कितने समग्र उत्पादन संगठनों की जो बात इस समय हो रही है कि एक एक संगठन में 10-10, 15-15, 20-20 किसानों को रखा गया है, तो उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा? ये जरूर है किसान। जिस तरह से तकरीबन 3 महीने होने को आए हैं किसान आंदोलन को जारी रहते हुए, जाहिर सी बात है उसे ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया होगा। जाहिर सी बात है 2022 के चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया होगा। तो ऐसे तो किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। किसानों को उम्मीद थी कि अगर सरकार वास्तविकता में उनकी भलाई चाहती है, उनकी नाराजगी को दूर करना चाहती है, तो शायद इस बार योगी सरकार के पिटारे से उनके लिए कुछ ऐसा निकल जाए, यानी कि वो ऐसा होता हुआ कुछ नजर आया नहीं। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगा। और लेकिन जिस तरीके से वित्त मंत्री ने एक कहा कि हमने 1,23,000 रुपया भुगतान, गन्ना मूल्य का भुगतान दिया है, जो पिछली सरकारों की अपेक्षा लगभग 27,785 करोड़ ज़्यादा है। दूसरी, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगा है किसानों के लिए कि 700 किसानों को मुफ्त पानी के लिए 700 करोड़ दिए हैं। और मुझे ये लगता है कि ये इसलिए रखा है कि जब से आप पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है तो उन्होंने कहा है कि बिजली और पानी मुफ्त देंगे हम, तो कहीं मुझे लगता है कि उसको काटने के लिए ये रखा गया है। चलिए ठीक है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। हरीश जी, देश की जनता सुन रही है, प्रदेश की जनता सुन रही है, बता दीजिए आपका आज ये जो बजट पेश हुआ वो वास्तविकता में कितना समग्र है, कितना समावेशी है? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का ये 5वां बजट है और मैं अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का कि जिन्होंने प्रदेश के सम्यक विकास के लिए, प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बजट प्राविधान किए हैं। वो चाहे आधारभूत संरचना की बात हो, एक्सप्रेस वेज की बात हो, मेट्रो परियोजनाओं की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए मेडिकल कॉलेजेज के लिए जो 13 मेडिकल कॉलेज के लिए 2,000 करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया। 9 मेडिकल कॉलेजेज में MBBS की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। तो जो बहुत सारी और जो मजदूरों के लिए जो व्यवस्था की गई, उनकी दुर्घटना बीमा योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि अगर किसी श्रमिक को विकलांगता हो जाती है अस्थायी रूप से या उसकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया देने का प्रावधान किया। इसीलिए इस तरह किसानों के लिए भी 400 करोड़ का प्रावधान किया है कि किसानों की भी अगर दुर्घटना में किसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा होती है तो उनके लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों के लिए भी किया है। युवाओं को लिए देखिए कि अगर जो बुनियादी ढांचे का विकास के लिए सरकार काम कर रही है, वो बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में रोजगार के बड़े अवसर बढ़ेंगे जी। इतना धार्मिक पर्यटन को लेकर के जो सरकार का काम है उसको लेकर के भी अगर आप देखें तो अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, चित्रकूट में एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये बहुत सारी जो धार्मिक पर्यटन है ये भी प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि माननीय
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, हाँ। उसको ध्यान में रखते हुए जो बजट प्रावधान किए गए हैं वो सबके साथ सबके विश्वास सार्थक होगा। सबके इसका जवाब मैं डॉक्टर सुनील कौशिक से लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत भी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, जब तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए इतने सारे प्रावधान आज के इस बजट में रखे गए हैं, तो फिर कांग्रेस को ये यूजलेस बजट कैसे लग रहा है? पेपरलेस बजट को कांग्रेस यूजलेस बजट क्यों कह रही है? देखिए शिल्पा जी, मुझे ये बजट देख करके एक गाना याद आ रहा है कि कस्मे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। सरकार का अंतिम बजट था और इस बजट में सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी की गई है और आंकड़ेबाजी में बाजीगरी की गई। जिस तरह से बजट को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, अगर ये बजट युवाओं के लिए होता, उनके रोजगार की बात होती, तो इस बजट को अच्छा कहा जाता। ये बजट किसानी क्षेत्र के लिए अच्छा होता। अब आप किसान भाइयों को आत्मनिर्भर की सलाह दे रहे हैं, जब किसान हमारा अपने भविष्य के लिए मुहाने पे खड़ा है और आपकी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये बजट में तो मुझे जो संकल्प पत्र 2017 का बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, उस संकल्प पत्र की तो एक भी बात इसमें नहीं आई। मैं तो कहना चाहूंगा शिल्पा जी, महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने क्यों वो 3 टास्क फोर्स नहीं बनाई? इस बजट में क्यों उनका प्रावधान नहीं किया गया? अवंती बाई टास्क फोर्स, उदा देवी टास्क फोर्स, झलकारी बाई टास्क फोर्स। आज तो राष्ट्रीय कोष में उत्तर प्रदेश, देखिए शिल्पा जी पूरा मैं कोट कर लूंगा, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय कोष में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट है कर्जा लेने के मामले में। आज आप किसानों के लिए कह रहे हैं कि हम पानी फ्री देंगे, लेकिन उनके ट्यूबवेल पे जो आपने चाइना वाला मीटर लगा दिया है, जिसका बिल आना चाहिए था 200 से 300 रुपया, अब वो बिल आ रहा है 2500 से 3000 रुपया। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये जो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, जिस तरह से सदन में आज जो है युवाओं से क्या कहा गया था 2017 में कि 14 दिनों के अंदर 90 लाख पदों को भरेंगे। आज तो उत्तर प्रदेश का युवा अचंभित महसूस कर रहा होगा कि आज कम से कम योगी आदित्यनाथ जाते जाते हम युवाओं को रोजगार दे देते, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बात स्पष्ट तौर पर सिद्ध कर दी। आपको इनफ समय दिया गया है, अब जरा आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने वो सब तो गिनवा दिया कि क्या कुछ इसमें नहीं किया गया, लेकिन जो इसमें किया गया है वो आप लोगों को पसंद नहीं आया, वो नहीं भाया। क्या वो जनता की भलाई के लिए नहीं किया गया? देखिए, जहां तक 2017 की बात योगी आदित्यनाथ जी की मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था पहला बजट किसानों के लिए आया था। तो मैं कहना चाहूंगा किसानों की आय जो है वो दुगनी की बात आज आप कर रहे हैं, इससे पहले 2019 में मोदी जी कर चुके थे। आज किसानों की हालत बद से बदतर क्यों हो गई? धान खरीद में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है सरकार के द्वारा 1865 रुपए। और ये सवाल वाजिब इसलिए भी लग रहा है। ठीक है, सचिन जी आऊंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। हरीश श्रीवास्तव, जरा ये बताइए, जब आपका पहला ही बजट यूपी का किसानों के नाम समर्पित था, उनकी भलाई के लिए समर्पित था, तो फिर अंतिम बजट तक भी किसानों की नाराजगी जिस तरह से आंदोलन के जरिए दिखाई दे रही है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम बीजेपी नेताओं की खिलाफी अब होनी शुरू हो गई है, उनका विरोध करना शुरू कर दिया गया है, उन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार किसानों की स्थिति फिर कैसे हो गई? अगर पहले ही बजट से आप लोगों का इतना ध्यान था, तो फिर अब स्थिति ऐसी कैसे हो गई? किसानों का यह हश्र आखिर क्यों? जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। 2017 में किसानों की बात की गई, 2019 में किसानों की बात की गई, अब भी आप लगातार किसानों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। नहीं, देखिए, किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया है, ऐसा नहीं है किसानों की स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है। अगर औसत आय आप देखिए तो औसत आय में बढ़ोतरी हुई है, और मैं 14 के सापेक्ष इस 6 सालों में अगर देखें तो 2500 रुपये किसानों की औसत आय में बढ़ोतरी हुई है। अभी कौशिक जी बता रहे थे कि गन्ना किसानों का जो पिछली सरकार के सापेक्ष 27,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान योगी सरकार ने किया है। गेहूं खरीद के लिए 5,800 समथिंग केंद्रों की स्थापना की बात की है।
तो किसानों के लिए लगातार किसानों को समृद्ध बनाए जाने के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए ये पानी के 700 करोड़ रुपया मुफ्त जो सिंचाई की व्यवस्था की, वो किसानों के ही तो हक के लिए किया। या 15,000 जो सोलर पंप दिए जा रहे हैं वो किसानों के लिए तो दिए जा रहे हैं। आप डीजल के दाम पता है आपको कहां तक पहुंच चुके हैं? अगर एमएसपी को, और किसान किस हद तक डीजल पर निर्भर करता है ये भी आपको जानकारी होगी। ठीक है, कैसे किसान फिर विकसित हो पाएगा? नहीं, लेकिन मैं शिल्पा जी एक बात आपको बता दूं कि बहुत सा अब तो बिजली गांव-गांव मिल रही है। अब डीजल पे वो निर्भरता किसानों की नहीं है। अब तो बिजली से सिंचाई कर रहे हैं, नहरों से सिंचाई कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल संज्ञान में है। अब वो सपा सरकार नहीं है कि कुल 3-4 जिलों में बिजली जाती थी। अब तो गांव में आपको 14 घंटा 16 घंटा बिजली मिलेगी, छोटी कस्बों में 18 घंटा बिजली मिलेगी, बड़े शहरों में तो 24 घंटा बिजली मिल रही है। और कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा मजरा नहीं जहां बिजली न पहुंची हो। बिजली मिलने की बात नहीं तो कर रही थी। अब वो अगर आप पिछली सरकारों की हाई रेटेड वहां पर पहुंच रहे हैं किसानों के पास, उसे देखकर वो खुद सकते में आ रहे हैं। ऐसे में वो किस चीज पर ध्यान दे? अपने परिवार पर ध्यान दे, अपनी खेती पर ध्यान दे, या फिर उन बिजली के बिलों पर ध्यान दे? चलिए चलिए आपके पास आप किसानों के लिए जो किसानों के लिए जो बिजली की दरें हैं वो सब्सिडाइज्ड है। लग रहा है किसानों के लिए जो बिजली की दरें हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं, डॉलर और 700 करोड़ रुपए दिखाया जा रहा मुफ्त है, सिंचाई दे रही सरकार। पूरा हो सकता है? नहीं, देखो, उसमें केवल सरकारी काम नहीं कर सकते, वो तो सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और चाहे उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे आम जनता हो, तो सारे लोगों का सहयोग होगा तब हम ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचेंगे। और केवल हम अपेक्षा ये करें कि सरकारी सब कुछ करेगी तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक सब लोगों का योगदान नहीं होगा। दूसरी बात, जो आज बजट की बात चर्चा हो रही है, वो मैंने फिर कह रहा हूँ कि सारे क्षेत्रों का उसमें ध्यान रखा गया है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन विपक्षी दल तो थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप करेंगे ही, लेकिन जितनी उम्मीद थी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जितनी उम्मीद थी उतना मुझे लगता है कि नहीं है। पिछली बजट का ही लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट सरकार खर्च नहीं कर पाई है। और यदि हम पहले बजट की बात करें तो पहले बजट में जो घोषणाएं सरकार ने की थी उसमें से 6 ऐसी घोषणाएं थीं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, जिनका बजट का पैसा भी सरकार के पास पड़ा हुआ है। तो ये सरकार को भी समीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन अब इतना समय सरकार के पास नहीं है क्योंकि 6-7 महीने बचे हैं, फिर उसके बाद तमाम इलेक्शनों में बिजी हो जाएगी, आचार संहिता लगेगी, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस बजट से ग्रामीण क्षेत्र को साधने का प्रयास किया, शिक्षा क्षेत्र को साधने का प्रयास किया, महिलाओं को साधने का प्रयास किया, सारी चीज़ें हैं। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कोरोना काल में ये सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्व की कमी सरकार के पास रही है। वो ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के पास, प्रदेश जिस देश की सारी सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं या विश्व की हम बात करेंगे, जितनी भी सरकारें कि जो राजस्व की है, अब जिस तरीके से 44,000 करोड़ का घाटा इस सरकार ने दिखाया है, वो कैसे पूरा करेगी? राजस्व का जो टारगेट विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया है उसको कैसे पूरा करेगी? ये भी सरकार के सामने चुनौती होगी। केवल आंकड़ों में बजट पेश करना, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा जितना भी सरकार ने तमाम अपने क्षेत्रों को जो राजस्व की वसूली के लिए निर्देश दिए थे, मतलब एक टारगेट रखते हैं, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे शराब के क्षेत्र से, मतलब तमाम ऐसे क्षेत्र इनके हैं जहां से टारगेट दिया जाता है, वो पूरा नहीं हो पाया। और इस साल पूरा नहीं हो पाया और अगली साल क्या समस्याएं रहेंगी? तो ये सारी चीज़ें हैं। केवल अंतिम बजट आप लोगों को खुश करने के लिए करेंगे, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा और रखना चाहिए भी कि आखिर में उसकी वसूली, उसकी पूर्ति कैसे हो पाए। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहे। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से ये जो चुनाव से पहले 2022 मिशन से पहले अंतिम बजट पेश किया गया है, किस हद तक ये जनता को लुभा पाएगा, किस हद तक ये उन लोगों को 2022 को टारगेट कर पाएगा जिस मकसद के साथ इसे लाया गया है। साथ ही साथ ये जो बजट पेश हुआ है, क्या ये वाकई में यूजलेस है जिस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सियासी खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है? तो इसी बीच सपा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अभिषेक जी, आप ही के पास आते हुए बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर इस खास चर्चा में। आपको आज का ये बजट कैसा लगा? समाजवादी पार्टी इस बजट में क्या ढूंढ रही थी, क्या उसे मिला, या आपको भी कांग्रेस की तरह ये यूजलेस ही दिखाई दे रहा है?
इस बजट में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कहने को तो शायद वो बहुत कुछ कह रहे हों, लेकिन उन्हें पेपरलेस के अलावा कुछ भी नहीं मिला बताने के लिए। अगर सिर्फ एक नैरेटिव जो आज चला रहे हैं, जितना मैंने देखा, चाहे मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे ट्विटर पे, चाहे न्यूज चैनल्स पे, एक बड़ी चीज चल रही थी, पेपरलेस बजट था, पेपरलेस बजट था, पेपरलेस बजट था। पेपरलेस बजट मैं कह सकता हूं कि हर बार आया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब टाइप होकर के ना आता, वो हमेशा उसके बाद पढ़ा जाता था। ये अपने आप में अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट है उसको मानते हैं तो ये मैं जरूर मान सकता हूं कि इतना अचीवमेंट इनका है। उसके अलावा किसी भी फ्रंट पे 90,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट प्रस्तुत किया है सरकार ने। आप मुझे बता सकते हैं कि ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ा इन्होंने? आज तक का इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट कभी भी नहीं रहा, किसी सरकार ने इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं प्रस्तुत किया। क्या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में रिकॉर्ड गिरावट आई है? आज तक किसी सरकार ने एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी कभी इतना डिक्लाइन नहीं देखा बजट में जितना इस सरकार ने किया है। आप हमारे किसानों की अगर बात करें तो जो एमएसपी पे सपोर्ट की बात कर रहे थे, जो हम गन्ना किसानों को जब इन्होंने सरकार बनाई थी, इन्होंने कहा था 15 दिन में सारा पेमेंट कर देंगे। आज लगभग 15-20 हजार करोड़ रुपया पेंडिंग है और आज 4 साल से भारतीय जनता पार्टी ने किसान का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, नॉट इवन 1 सिंगल रुपी। ये किसके लिए बजट है? किसकी मदद करना चाहता है बजट पूरी तरीके से आज मैं कह सकता हूं सिर्फ लुभावने वादे किए इन्होंने, क्योंकि इनको पता है कि न इनके पास वक्त है उनको पूरा कर सके, न ये बजट एलोकेशन कर। 4 साल में तो कुछ कर नहीं पाए। मुझे बता दें कौन सा इन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, कितना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पूरा कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से, उत्तर प्रदेश से, कि इन्होंने इस बजट में पेपरलेस के अलावा कोई अचीवमेंट इनका नहीं है। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जवाब दीजिए, और फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, अभिषेक मिश्रा जी प्रोफेसर भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से विज्ञ है कि कोरोना जैसी महामारी की चुनौती सबके सामने थी। उत्तर प्रदेश के भी 24 करोड़ आबादी के इस प्रदेश के लिए थी, और उसको जिस सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास किया, आज करीब करीब कोरोना उत्तर प्रदेश में समाप्ति की तरफ है, तो वो एक बड़ा कारण है। सबको मालूम है कि इतना बड़ी चुनौती थी और उसमें डेफिसिट में सरकार जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी की चिंता उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री ने की। सबके घर राशन, विकलांगों को, महिलाओं को, विधवा वृद्ध लोगों को 1000 रुपए पेंशन, घर पे गैस, दाल, चावल, गेहूं, सारा उनको राशन पहुंचाना, 500-500 रुपए पैसे पहुंचाना। तो ये जो सारा कार्य सरकार ने किया, ये सभी को मालूम है कि किन परिस्थितियों से सरकारें गुजरी हैं। यानी कि कोरोना का आप दोष दे रहे हैं। दूसरी चीज, कोरोना काल को आप दोष दे रहे हैं। देखिए, नहीं, वो देखिए दोष नहीं दे रहे हैं, परिस्थिति थी, सबके सामने परिस्थिति थी, उस चुनौती को निपटना था। सरकार ने सफलतापूर्वक उसको फेस किया, और इसको ये विपक्ष को भी चाहिए था कि इस सकारात्मक कार्य को सकारात्मक ढंग से अगर वो चर्चा करता, तो मुझे लगता है कि उनके भी नंबर बढ़ते। उनकी परेशानी क्या है? चलिए ठीक है, वो ये देख रहे थे ऐसी कि परिस्थिति में तो कम से कम 2022 की नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता से काम लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, सचिन रावत जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के पास जो काम किए हैं, ठीक है वो धरातल पे ही किए। आपने अपनी बात मेडिकल कॉलेज बन रहे हो, सड़कें बन रही हो। बोलिए। शिल्पा जी, मैं हरीश श्रीवास्तव जी को बताना चाहूंगा कि कब तक कोरोना का ठीकरा फोड़ते रहेंगे। आपने कोरोना को भी आपदा में अवसर में बदलने का काम किया। इतनी ज्यादा लूट घसूट, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है उत्तर प्रदेश में। आज तो उत्तर प्रदेश की जनता को लग रहा था कि आप वैक्सीन फ्री करेंगे। जैसे बिहार में आप लोगों ने चुनाव के समय कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए फ्री वैक्सीन कर देंगे, लेकिन वहां भी नहीं की। और यहाँ भी सेम तर्ज पे यही चीज हुई कि आप स्वास्थ्य के मामले में लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतना बड़ा बजट निकाला है। आज पूरा देश अभी भी लड़ रहा है कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से। आपको कोरोना जैसी जो बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए फ्री कर देनी चाहिए थी। आप वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी पसंद है, बाजीगरी पसंद है। जिस तरह से आप लोगों ने छोटे उद्योग, जो लघु उद्योग हैं, उन पे चोट मारी है। उनका अभी तक कोरोना के समय से उनका व्यापार ठप हो गया, उसमें भी आप लोगों ने उनको छूट नहीं दी है।
आज तक जिस तरह जीएसटी लगाकर के उनका व्यापार पहले ही ठप पड़ा था और कोरोना के समय पूर्णतः खत्म हो गया था। आपको कम से कम छोटे उद्योगों के लिए कुछ तो राहत पहुंचाते, कुछ तो सब्सिडी वाला प्रावधान करते, जिससे कि आने वाले समय में वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं किया। आप लोगों ने जिस तरह से युवाओं की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था शिल्पा जी कि उत्तर प्रदेश का युवा अयोग्य है, नौकरी लायक नहीं है, तो उसको नौकरी कैसे दें। आज इस बजट से ये बात सिद्ध हो गई कि आज योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा युवाओं के मामले में स्पष्ट तौर पे आ गया है कि उन्होंने रोजगार का प्रावधान तक नहीं किया। इस बजट से पूर्णतः उत्तर प्रदेश की जनता उपेक्षित महसूस कर रही है। देखिए, दिया जो बुझता है ना, उसके पहले फड़फड़ाता है। तो ये आज बजट जो है वो आपने इतना लंबा चौड़ा कर दिया, फड़फड़ाया बजट, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जिस तरह बजट बुझ गया है तो इनकी सरकार भी बुझने वाली है। चलिए, चिंता न करिए हरीश जी, प्रियंका तो गांधी वक्त जी की बताएगा, नेतृत्व में उसको हम लोग जनता पर सरकार छोड़ दीजिए। बनाएंगे। ठीक है, तो इससे लौटूंगी 100 सर आपके पास। मिलियन प्रोफेसर बना अभिषेक मिश्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शिल्पा जी, 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट, इसमें गिन सकते हैं कितने जीरोज हैं। उसमें कोविड वैक्सीनेशन के नाम पर जिसपे बड़ी बड़ी बातें कही गई, जिसपे भारत सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के ये कहा कि मुफ्त में दी जाएगी वैक्सीन। दूसरे प्रदेश में जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे प्रदेश में मुख्यमंत्री की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। उसी उत्तर प्रदेश में जब उन्हें बजट प्रस्तुत करने की बात आई, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश को फ्री वैक्सीनेशन देंगे कोविड का, वो सिर्फ 50 करोड़ रुपए खोज पाए उत्तर प्रदेश को वैक्सीनेट करने के लिए। 5.5 लाख करोड़ में 50 करोड़। ये जो अभी कोविड के बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक अंग्रेजी की कहावत है कि आदमी जो करता है वो ज्यादा तेज बोलता है इस बात से कि जो वो कहता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इसकी सफाई देनी चाहिए कि अगर इतनी बड़ी कोविड प्रायोरिटी है, अगर सरकार इतनी सीरियस है, अगर मुख्यमंत्री जी इतने सीरियस है कोविड के लिए, तो 5.5 लाख करोड़ में सिर्फ 50 करोड़ क्यों वैक्सीन के लिए? 50 करोड़ में 10 लाख आदमी वैक्सीनेट नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश का। यही आपकी प्रायोरिटी है? ये बिल्कुल गलत बात है। इसका जवाब इनके पास नहीं है, आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। इसका जवाब इससे पहले मैं हरीश श्रीवास्तव से लूं, आपको क्या लग रहा है, क्या ये गलती हो गई यहाँ पर? बाकी में वाजिब सवाल उन्होंने उठाया कि आप 50 करोड़ सफिशिएंट रहेगा कोरोना वैक्सीन के लिए, और ऊपर से जब बात की जा रही हो कि फ्री में वैक्सीन देने की। देखो, कोरोना के मामले में जो आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की रही है, तो उसमें कोरोना को सम्मिलित कर लिया गया है। और आयुष्मान भारत में जहां 1300 करोड़ का बजट रखा है, तो लगता है कि 50 करोड़ वास्तव में कम है। लेकिन यदि हम दूसरे पहलू से देखेंगे तो आयुष्मान भारत में 1300 करोड़ का बजट भी प्रस्तावित है। ये भी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। दूसरी बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश को जहां ले जाना चाह रहे थे, अभी सचिन रावत जी ने भी और अभिषेक जी ने भी कहा। आप बताइए, जब सरकार आपकी आई तो आपने एक नारा दिया था कि एक जनपद एक प्रोडक्ट, उसके लिए केवल आपने 250 करोड़ रुपया रखा हुआ है। एक जनपद का 75 आपके जिले में है, एक जनपद में 3 करोड़ के आसपास आएगा। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं प्रदेश को? मुख्यमंत्री जी ने तमाम मंचों से बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम एक जनपद एक प्रोडक्ट को इस तरीके से करेंगे कि हम विदेशों में भी इसका निर्यात करेंगे। इसकी तो बिल्कुल खिल्लियाँ उड़ा दी इस बजट में कि पिछले बजट में भी आपने क्या दिया और इस बजट में भी आप क्या दे रहे हैं। जहाँ का उद्योगपति, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जिनको आपको आगे लाना चाहिए था, कोरोना के मामले में केंद्र सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया। और प्रदेशों की हम तुलना करें तो जहाँ एसएमई और छोटे छोटे उद्योगों के लिए जो बड़ी बातें कही गई थी, वहाँ केवल आप 250 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि 400 करोड़ किसानों को लोन के लिए दिया जा रहा है। ये भी बड़ा बिल्कुल कह सकते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरे जैसी बातें सरकार ने कही हैं। क्योंकि जहाँ जवाब ले लेते हैं हरीश श्रीवास्तव, क्या वाकई में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है? क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन निकला क्या? नहीं देखिए ये तो सबका अपना अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन सरकार ने, वो किसान हो, वो महिलाएं हों, वो युवा हों, वो प्रदेश की विभिन्न विकास की योजनाएं हों, उन सबको समन्वित, प्रदेश के समन्वित विकास पे ध्यान दिया है। और अभी कौशिक जी बात कह रहे थे एमएसएमई की, तो एमएसएमई को तो आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुक्त हस्त से सबको पैसे बांटे, लोन बांटे, और सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधा हो सकती है वो मुहैया कराई।
इसे यही कारण है कि जो आंकड़े बताइए श्रीवास्तव जी का बढ़ा, एमएसएमई का, देखिए आंकड़े हैं आपके पास? आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन देखिए आंकड़े अभी महीने 2 महीने पहले सब आंकड़े आए थे, निर्यात के भी आए थे और ओडीओपी और इसको एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से आर्थिक रूप से समृद्ध किया गया था, उनको सुदृढ़ किया गया था, वो भी सारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोन बांटे थे वो भी सारे आए थे। तो ये कहना कि खाली आपने ओडीओपी के लिए नहीं किया और ये 400 करोड़ रुपया किसानों के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा है, ये बताइए कि इस अर्थव्यवस्था पे क्या जवाब है? आप ही की सरकार की तरफ से कहा गया था फ्री वैक्सीन को लेकर, बजट में उम्मीदें भी थी। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कभी उत्तर प्रदेश में फ्री वैक्सीन की बात नहीं कही थी, लेकिन जो प्राविधान स्वास्थ्य के लिए किए हैं, आयुष्मान योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए किए हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 5395 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य में 142 करोड़ दिए हैं, मातृ वंदना में 320 करोड़ रुपए दिए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य पर चर्चा में 1073 करोड़ दिए हैं, शहरी आरोग्य केंद्रों को 425 करोड़ रुपया दिए हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की बात कही है, जवाब दूं, उत्तर प्रदेश के को संदर्भ में रख करके बात मैंने कही है। हाँ। तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए योगी सरकार ने जो कार्य किया वो अद्भुत है। एक लैब नहीं थी, अभिषेक मिश्रा जी की सरकार थी, ये बता दे क्या एक भी लैब थी उत्तर प्रदेश में? ठीक है, और 120 लैब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में, शिल्पा जी में जवाब देने का मौका स्थापित किया, आपने लैब पूछा है स्थापित कि किया, 80 प्राइवेट क्षेत्रों में लैब बने। तो ये अभिषेक मिश्रा जी बताएं कि क्या एक भी लैब थी क्या? इनकी सरकार ने एक भी लैब बनाई थी क्या? मैं जवाब दे रहा हूं। आज 9 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो गई है, और जबकि डॉक्टरों की इतनी कमी थी कि 7000 डॉक्टर खोजे नहीं मिल रहे थे। पार्टी वालों की सुनने की आदत नहीं बची है। हरीश जी सीनियर आदमी हैं, नहीं, मैंने अभिषेक जी आपको मैंने खूब सुना, तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप अगर जवाब दिला दे शिल्पा जी कि 50 करोड़ क्यों दिए वैक्सीनेशन के लिए, तो मैं मान जाऊं इनको। आप जवाब दिला दीजिए 5.5 लाख करोड़ में इन्हें सिर्फ 50 करोड़ क्यों मिले हमारे उत्तर प्रदेश को वैक्सीन के लिए देने के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुफ्त मिलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जो माननीय अखिलेश जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी जब सरकार बनती है हम मुफ्त देंगे, लेकिन इनको बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। जो ये लैब की बात कर रहे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए इनकी सरकार में कौन सी लैब थी? जितनी लैब थी सारी लैब थी। जो बीमारी नई पैदा हुई है उसकी लैब पहले कैसे बन सकती थी? उसकी लैब तो बाद जब कोई चीज सामने आएगी तभी बनेगी, और ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। आगे भी ईश्वर न करे जो ऐसी बीमारियां आएंगी वो जब सामने आएंगी तभी उनके टेस्टिंग के, जब उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सामने आएगा, उनका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सामने आएगा, उसके बाद ही उसकी जो टेस्टिंग होगी, रीजेंट्स होंगे वो डेवलप होंगे, तभी लैब बन सकती है। तो जो बीमारी थी नहीं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर ठीक से काम किया, भारत सरकार ने अगर सही समय पर पाबंदियां लगा दी होती, तो जो बीमारी उत्तर प्रदेश में आती नहीं, हिंदुस्तान आती नहीं, उसका ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या लैब जाइए। अरे भाई जो बीमारी नहीं तो उसकी लैब को कैसे बना देगा? नहीं, आप या तो ये हमें पहले का बता दें, ये बता दें अगले साल कौन सी बीमारी आने वाली है। आप जांच कहां करेंगे? आपने तो उसकी लैब ही लैब है, हर जिले में लैब, कोई भी वायरस होगा उसके लिए आदरणीय हरीश श्रीवास्तव साहब हर जिले में लैब है। आपने आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी, आप सीनियर आदमी हैं, मैं इज्जत करता हूं, हर जिले में लैब है। ओहो, हर जिले में लैब है, हर एक जिले में। हाँ, इसकी टेस्टिंग नहीं होती थी क्योंकि ये बीमारी नहीं थी, बाकी सब चीजों की टेस्टिंग। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में ब्लड टेस्ट नहीं होता था किसी जिले में? कैसी बात कर रहे हैं आदरणीय? आप तो सीनियर आदमी, हम लोग से ज्यादा मत बुलवाइए। देखिए, आप इसका जवाब दे दीजिए कि 50 करोड़ रुपए क्यों दिए 5.5 लाख करोड़ में वैक्सीनेशन? नहीं, सचिन रावत भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सचिन जी, आपको क्या आपत्ति है? जो
जो भी शिल्पा जी, मैं कहना चाहूंगा स्पेशलाइज्ड, आप कह रहे हैं कि लैब सरकार को इस समय हॉस्पिटल तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, प्रदेश के हैं वो महंगाई से पीड़ित हैं और लगातार महंगाई निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। आज तो सरकार को जो राज्य में जो टैक्स ले रही है पेट्रोल डीजल के नाम पे, आज उस टैक्स में छूट देनी चाहिए थी। आज आप बजट में टैक्स में छूट देते और निरंतर जो बिजली के दर है वो बढ़ती हुई जा रही है। हमारे ग्रामीण तबके में सबसे ज्यादा जो मीटर जो लगे हुए हैं, जो चाइनीज मीटर जिसमें बिल आना चाहिए था 200, उसमें आ रहा है 1000। तो ये जो रवैया अपनाया जा रहा है, तो मैं तो निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार बनी थी उसके बाद में इन्होंने 2-2 बार इन्वेस्टर समिट की थी कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, ग्रामीण तबके को फायदा पहुंचेगा। इतने एबीयू साइन हुए, कहां चले गए? एबीयू साइन हुए, वो कहां चले गए? आज उस पे अगर मैं बात करूं आज के बजट में, मुझे तो विकास पर आस्था ज्यादा हावी नजर आई। 50 करोड़ जिस तरह से बात हो रही है वैक्सीनेशन के लिए रखा गया अलग से, कोविड के लिए रखा गया अलग से, लेकिन 140 करोड़ अयोध्या के लिए भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से आस्था यहाँ पर भारी नहीं, ऐसा नहीं है कि अयोध्या के लिए पहली बार 2022 के हिसाब से जानबूझकर रखा गया। नहीं, ऐसा नहीं कि अयोध्या के लिए पहली बार दिया है। पिछले बजट की भी हम बात करेंगे तो पिछले बजट से कम है अयोध्या के लिए। पिछले बजट में मेरे हिसाब से 250 या 250 करोड़ के आसपास का बजट इन्होंने अयोध्या के विकास के लिए रखा था। इस बार इन्होंने 140 करोड़ के आसपास रखा है। एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का रखा है। इस बार कोरोना की भी तो इनके पास मजबूरी थी थोड़ा। क्या कर रही है? कोरोना की भी इस बार इनके पास मजबूरी थी, क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम वर्गों के अंदर पूरे बजट के अंदर कटौती भी करनी पड़ी और उसमें भी जो सबसे प्रायोरिटी पर थे उन्हें ऊपर रखना पड़ा। नहीं, बिल्कुल रखना पड़ा। और मुझे लगता है कि जो 2020 और 21 का बजट था उसमें सरकार खर्च नहीं कर पाई। इससे पहले मुझे लगता है कैबिनेट की मीटिंग करके 2 या 3 महीने पहले इनको ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए था कि उस बजट को खर्च कैसे करेंगे। ये भी एक सवाल है। जो बचा हुआ बजट वो खर्च कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। और फिर मैं बता रहा हूं, आपका सेस का पैसा इनके पास जो मजदूरों के उत्थान के लिए सेस का पैसा करीब 650 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। पूरे सेस के पैसे में आप बताने का 10% भी आपने खर्च किया हो। तमाम वहां श्रम विभाग और ऐसे लोगों के बीच की राजनीति में फंस गई है। वो आप लखनऊ में जाके देखेंगे तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि 600 करोड़ से ऊपर का बजट आप खर्च नहीं कर पा रहे मजदूरों के लिए। कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ का बजट जब तक खर्च नहीं हुआ है, क्या कीजिएगा इस पैसे का? उसमें कैसे वो जनता के विकास के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, धरातल पर उतारा जाएगा? वो जो श्रमिकों के लिए शेष का पैसा आप बता रहे हैं जी, वो सुप्रीम कोर्ट की उसमें गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के तहत ही खर्च हो सकता है। कितना खर्च कर दिया आपने बताइए ना? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को आप लागू नहीं करा पा रहे। नहीं, हमने कहा कि वो जो गाइडलाइन नहीं, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के जो परव्यू में जो चीजें आएंगे उस परिधि में आएंगे, उसी मद में वो खर्च हो सकता है। खर्च नहीं होगा, खर्च नहीं होगा। वो पहले भी इस पे बात हुई है। नहीं, खर्च नहीं होगा। आप जान रहे हो कि लखनऊ में श्रम मंत्री क्या करना चाहते हैं और लोग क्या करना चाह रहे हैं। पूरा सेस का पैसा, सेस के पैसे में जब मजदूर की आप बात कर रहे हैं, गरीबी की आप बात कर रहे हैं, और आपने आज ये भी कहा कि 20 लाख मजदूरों को हमने 1-1 लाख रुपया दे दिया, 1.5 करोड़ मजदूरों को रोजगार दे दिया, लेकिन उनके विकास के लिए सेस का पैसा पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन की आप चर्चा कर रहे हैं उसके बीच में आप सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं अपनी सरकार में। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी। फिलहाल सामंजस्य की बात नहीं है, जो उन्होंने गाइडलाइन दे रखी है उसी के तहत उसी मैं फिर कहूंगा किसी की भी सरकार हो, जो अंतिम बजट होता है वो चुनाव से संबंधित बजट होता है, जनता को प्रभावित करने वाला बजट होता है, किस तरीके से वोट बैंक में तब्दील हो। और मैं कह सकता हूं उसमें ईमानदारी से कि सारे वर्गों का समावेश इस सरकार ने किया है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है छोड़ा है, लेकिन कम मिला है, लेकिन मिला सारे करने की कोशिश की गई है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल की गई है। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा है। मिश्रा जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से, किस तरफ ये बजट उत्तर प्रदेश को ले जाता हुआ? शिल्पा जी दोनों चीजें जो भी आई फैक्चुअली 100% इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। अभी जो बात इन्होंने कही कि बजट पे कोरोना का कंस्ट्रेंट था, कोरोना का कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। आज तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है। 5.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का जंप लिया गया है। तो इसका यह मतलब है साफ साफ कि पहले हमारे पास जितना पैसा था किसी को देने के लिए, उससे इस साल हमारे पास 30,000 करोड़ 37,000 करोड़ रुपए ज्यादा जंप है उसमें। तो यह प्रीमाइस गलत है कि कोरोना की वजह से कोई डिप हुआ है इसमें और हमारे पास पैसे का या कंस्ट्रेंट का, रिसोर्स की कमी थी जो सरकार ने कहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात यह कही गई अभी कि
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से खर्च होता है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की मान्यता सरकार में पैसे के खर्च करने में जीरो के बराबर है। सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर की पावर है, लेबर सेस की बात कही है। सचिन रावत, आपके पास आते हैं, आपका फाइनल कमेंट। सुप्रीम कोर्ट जिस बजट को आप यूजलेस बजट बता रहे हैं, वो बजट ये आगे उत्तर प्रदेश की जनता को कहां ले जाने वाला है? देखिए शिल्पा जी, यह बजट पूर्णतः योगी नॉमिक्स प्लस खन्ना नॉमिक्स बराबर जुमलेबाज नॉमिक्स साबित हुआ है। और इस बजट में सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी की गई है, आंकड़ेबाजी की बाजीगरी की गई है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को इस बजट से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी, क्योंकि ये बजट इनका अंतिम बजट था। इसके बाद इनकी सरकार दोबारा आएगी नहीं। लेकिन जब हमारी सरकार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी, उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को एक ऐसा समुचित बजट दिया जाएगा, उसमें युवाओं को सबसे ज्यादा आगे रखा जाएगा, उनके रोजगार का प्रावधान किया जाएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, ढकोसलेबाजी करते हैं। उत्तर प्रदेश को आज इन्होंने जंगल। हरीश श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। आदरणीय योगी जी का ये 5वां बजट उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक खुशहाली का पैगाम है और विकास का, उत्तर प्रदेश के सम्यक और चतुर्दिक विकास का एक कंप्लीट दस्तावेज है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कुल मिलाकर सियासत अपनी तरफ है, तमाम विपक्षियों के दावे अपनी तरफ है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया गया है। 5.5 लाख करोड़ का ये बजट। उम्मीद तो यही है कि ये बजट उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों को ही बदल कर रख दे। और रही बात 2022 की, तो वो तो जनता के मन में है, जनता किसके साथ जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.